दोस्तों नमस्कार। आपातकाल की बरसी सभी मना रहे हैं। तमाम गैर कांग्रेसी दल आपातकाल की बरसी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल 25 जून थी और 25 जून को लेकर जो सियासत की रोटी सेकने की परंपरा है वो लंबे समय से चल रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 12 सालों में 25 जून ने कौन सा दौर देखा और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते आखिर कौन से राजनीतिक दलों से यह देश मुक्त होता चला गया, ये सवाल अब बड़ा मौजू हो चला है। कांग्रेस पार्टी तो जहां स्थिर थी वहीं पर है। 44 से लेकर 99 की लोकसभा सीटों के बीच पिछले 10-12 सालों से वो झूल रही है। 2 से लेकर 4 राज्यों में उसकी सरकारें लगातार बनती बिगड़ती है। लेकिन जिनका कब्जा इस देश के लगभग 60% हिस्से पर था, वो राजनीतिक दल अब सिमटते सिमटते 15% के आसपास तो नहीं आ गए हैं। ये सवाल मैं किसी कल्पना के आधार पर नहीं, ये सवाल एक आंकड़े के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर मैं कर रहा हूं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद जो पहला 25 जून आया उसके एक महीने बाद आया, यानी 25 जून 2014। 25 जून 2014 से 25 जून 2026 के बीच 12 साल बीत गए और इन 12 सालों की 3 परिस्थितियों में जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा दल है, जिसमें कुछ नाम मात्र के राष्ट्रीय दल भी हैं और कुछ पूरी तरह से क्षेत्रीय दल भी हैं। मोटे तौर पर कहें तो ज्यादातर दल क्षेत्रीय या वामपंथी दल हैं। उन दलों का आधार कैसे सिमटता चला गया और क्या इसका असर अब चंद्रबाबू नायडू तक पड़ना है, यह सवाल बड़ा सवाल है। लेकिन आपके सामने मैं 3 तस्वीरें रखता हूं और जरा पहली तस्वीर को देखिए। ये पहली तस्वीर 25 जून 2014 की है और मैं फिर बता दूं आपको कि मैं एक या दो लोकसभा सीटों वाले राज्यों को मैंने गणना में नहीं लिया है। उन राज्यों को छोड़कर जो मझोले या बड़े आकार के राज्य हैं, जहां कम से कम 5-7 लोकसभा सीटें हैं, उन्हीं को मैंने गिनती में लिया है। तब इस देश की क्या स्थिति 25 जून 2014 को थी, वो जरा देखिए। 11 राज्यों में गैर कांग्रेस गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों की सरकारें थी और इन 11 राज्यों में कौन कौन था? इन 11 राज्यों में दिल्ली था, आम आदमी पार्टी शासित, जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। इन 11 राज्यों में लोकसभा की तकरीबन 57% सीटें, 304 सीटें, जी हां 304 सीटें इन 11 राज्यों में आती है। यह स्थिति 25 जून 2014 को थी, जब नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए जुम्मा जुम्मा 1 महीने हुए थे। अब जरा 6 साल आगे बढ़ते हैं, 25 जून 2020 की बात करते हैं। जी हां, आपातकाल की 43वीं वर्षगांठ जो मना रहे थे लोग, उस दिन की बात करते हैं और उस दिन की परिस्थितियों को देखिए तो ज्यादा अंतर नहीं आया था, थोड़ा सा ही आधार सिकुड़ा था। तब भी इस देश में 50% से ज्यादा लोकसभा सीटों वाले, यानी लगभग आधे भारत पर गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों का कब्जा था। उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा वहां शासन किया जा रहा था और वो राज्य कौन से थे? दिल्ली, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश तब भारतीय जनता पार्टी ले चुकी थी, लेकिन महाराष्ट्र आ चुका था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। महाराष्ट्र, केरल आ चुका था और उत्तर प्रदेश जा चुका था। 273 लोकसभा सीटों वाला इलाका तब भी इन क्षेत्रीय दलों के हाथ में था। अब जरा इस वर्ष की स्थिति आप देखिए, जब हम चर्चा कर रहे हैं, कल की स्थिति में आपके सामने रखता हूं जो 25 जून 2026 की स्थिति है। 25 जून 2026 की स्थिति यह है कि महज 96 लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य ही बचे हुए हैं जो राष्ट्रीय दलों के पास है, 5 राज्य मात्र। और उन 5 राज्यों की बात यदि करें तो उसमें जम्मू कश्मीर है जो आधा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां 6 की जगह 5 लोकसभा सीटें हो गई हैं। अब लद्दाख अलग हो चुका है, पंजाब है, झारखंड है, चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। सवाल यह है कि सिकुड़ाव किसके जनाधार में हुआ? सवाल यह है कि कौन से राजनीतिक दल सिकुड़ते चले गए? क्या वही राजनीतिक दल जो अपनी सुविधा के हिसाब से कभी यूपीए तो कभी एनडीए में स्विच करते रहे, वही राजनीतिक दल जो एक से बढ़कर एक पलटू राम वाला खेल खेलते रहे,
वही राजनीतिक दल जो सुविधा की राजनीति के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चाहे अनचाहे चलते हुए दिखाई देते रहे। कांग्रेस पार्टी तो नाहक में परेशान दिख रही थी कि तमाम क्षेत्रीय दल उसके जनाधार पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो दौर तब का था, वो मानसिकता तब की थी जब गैर कांग्रेसवाद का जमाना था। गैर भाजपावाद के जमाने में कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों का सिकुड़ते हुए जाना और चंद्रबाबू नायडू का बैलेंसिंग एक्ट खेलते हुए आज नजर आना किस तरफ इशारा करता है। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत में एक कार्यक्रम में थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों के साथ मंच साझा किया, रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार। दोनों की प्रशंसा करते हुए नजर आए, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए नजर आए। रेवंत रेड्डी के बारे में तो यहां तक कह दिया कि अपने राज्य के अधिकारों के लिए वो बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं और उनकी इस विधा का, उनके इस जोश और जज्बे के वो कायल हैं। उसमें बीजेपी के भी नेता थे, नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री CR पाटिल भी थे। तो क्या क्षेत्रीय दलों के सिकुड़ते जाने की वजह से चंद्रबाबू नायडू को भी अब ये एहसास हो चला है कि अब अगली बारी उनकी है? स्टालिन के हाथ से सत्ता जा चुकी है और द्रविडियन मूवमेंट वाले राज्य में एक नई पार्टी आकर खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि आपातकाल जो घोषित तौर पर लगा था, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन आज के दौर में जिस अघोषित आपातकाल की चर्चा होती है और जिस मुद्दे पर राहुल गांधी लड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो राजनीतिक दल कहां है जो अपनी सुविधा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आते जाते रहे और अंततः भारतीय जनता पार्टी उन्हें निगलती हुई चली गई और उनके राज्य की सत्ता को हड़पती हुई चली गई। नवीन पटनायक भी उसमें एक नाम रहे, नीतीश कुमार भी उसमें एक नाम रहे, ममता बनर्जी भी उसमें एक नाम रही और महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां भी इस पूरे खेल का शिकार रही। यहां तक कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इसका शिकार रही। किस दिशा में भारत का लोकतंत्र बढ़ रहा है? क्या यह अधिनायकवाद की पराकाष्ठा की तरफ जाने की कोशिश है या 2 पार्टी सिस्टम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक सुविधाजनक राजनीतिक परिस्थितियों की तलाश में काफी आगे सफलतापूर्वक बढ़ गई है? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, देश की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले, कई प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू करने वाले उमाकांत लखेड़ा जी के पास चलते हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और जिस तरह की परिस्थितियां आपने देखी, जिस तरह से आपने पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से देखा कि कैसे तकरीबन 57-58% भारत पर राज करने वाले क्षेत्रीय दल आज महज 15-16% भारत पर, महज 5 राज्यों पर राज करते हुए, बड़े राज्यों और मझोले राज्यों का जिक्र करें तो वहां तक सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक गलती इन दलों की ज्यादा है, राजनीतिक गलती सिस्टम पर है जो भारतीय जनता पार्टी हावी होती चली गई है, इनकी तात्कालिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और सत्ता के लिए और सिस्टम में बने रहने के लिए संघर्ष की बजाय जो सौदेबाजी की परिस्थितियां हैं वो ज्यादा जिम्मेदार है? कौन से फैक्टर ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए? बहुत शुक्रिया आपको। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक लॉन्ग टर्म प्लान था और उसको लगता था कि कांग्रेस पार्टी से वो अकेले लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो उनका जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गुडविल है, उनकी जो साख है, इस लेवल पर नहीं है, इस स्तर पर नहीं है कि इस देश का जो मुस्लिम अल्पसंख्यक, गरीब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एक बड़ा तबका जो कम से कम 60% तबका होता है, वो उनको वोट नहीं देता है। और ये बात 2004 में प्रमाणित हुई। उससे पहले अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और 6 महीने पहले देश के आम चुनाव करा दिए गए। ये चुनाव, ये तब भी जो है ये चीज जाहिर हुई कि पूरा देश भाजपा के साथ नहीं है। तो जब पूरा देश भाजपा के साथ नहीं है तो 4-5 साल कटे और 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए जी, तो उसके बाद पूरी जो दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की और उनके जो नंबर सत्ता से बहुत दूर हुए, जैसे इंडिया साइनिंग में हुआ। तो इंडिया साइनिंग में तो हवाइयां उड़ गई भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद जो सबसे बड़ा झटका लगा 2009 में लगा। 2009 का इतना बड़ा झटका था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अब उनका अस्तित्व नहीं है, अब वो कहीं पर भी सत्ता के आसपास नहीं
आ सकते हैं, और इस पर मंथन हुआ, इसीलिए टेक ओवर प्लान किया गया कि किस तरह से वो नितिन गडकरी का प्रयोग फेल किया गया। उसके अलग कारण है, उसके अलग कहानियां हैं। लेकिन जब ये कहा कि भाई हमें उग्र हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना, और हमारे पास एक आदमी है जो उग्र हिंदुत्व की राजनीति कर सकता है और देश को हिंदुत्व के लाइन पर, डगर पर खड़ा करके एक पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण, एक हिंदू मुसलमान, एक गोधरा जिनका सिक्का जम रहा है हिंदू हृदय सम्राट का, वो जब हमारे साथ हो गए तो हमारी बल्ले बल्ले, तो वो प्रयोग हुआ। और अगर वो प्रयोग करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग किया गया, वो आम आदमी पार्टी का, अन्ना हजारे का, रामदेव वगैरह को मिला करके, कि भाई इनको आगे करते हैं, ये कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर इनके कंधे पे बंदूक रख के हम फायर करेंगे। और अब देखिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं देश की कि किसी को ये कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी आज सारे क्षेत्रीय दलों को निगल जाएगी। और उसकी एक कहानी है, भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो क्षेत्रीय छत्रप थे वो कांग्रेस के खिलाफ थे, परंपरागत तौर पर कांग्रेस के खिलाफ थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने गैर कांग्रेसवाद की जो एक 30 साल तक 77 के बाद देश में जो हवा थी उसका फायदा उठाया, और धीरे धीरे करके उसने कम्युनिकेशन स्थापित किया। बीच में एक ऐसा कालखंड भी आया जब जिसमें देवेगौड़ा और उसके मैं उस बाद सवाल गुजराल पे आ साहब रहा हूँ प्रधानमंत्री बने। उमाकांत जी, मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ। जी एक चीज जरा मैं हमारे जी दर्शकों को समझाइए कि ठीक है, तमाम क्षेत्रीय दल आए, उन्होंने रूल किया, इमरजेंसी की बात कही जाती है कि आपातकाल था, वो तो खैर घोषित था, हम में से कोई उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन वो संविधान सम्मत था, संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग था। आज के दौर को तो कई सारे लोग मानते हैं कि एक अघोषित आपातकाल है। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ स्टोरी की, 1.5 पन्ने की स्टोरी, कवर स्टोरी थी वो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा, शायद किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ AR अंतुले के मामले को यदि अपवाद रखे, वो तो बहुत छोटा सा था इस मामले के सामने, कभी नहीं आया था। लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। एक तरह से पूरे मीडिया और सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति हो या दूसरी संवैधानिक संस्था में, वो सत्ता के बोल बोलता हुआ दिखाई देता है। सवाल ये उठता है सर कि जब ईडी के सहारे, मैंने कहीं नहीं देखा कि कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री को उठा लिया गया। कांग्रेस पार्टी तो ताकत के साथ लड़ रही है। एक बार वीरभद्र सिंह के घर उनकी बेटी की शादी के समय CBI चली गई थी, लेकिन दोबारा जुर्रत नहीं की। भूपेश बघेल को घेरने की कोशिशें हुई, दूसरे लोगों को हुई, लेकिन कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में नहीं डाला गया। क्षेत्रीय दलों को कैसे निपटाया गया आपने देखा, ममता बनर्जी के घर ईडी की रेड। इसके अलावा आप देखें नीतीश कुमार को कैसे एनडीए में लाया गया, उनकी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के करीबियों के यहाँ रेड करके, वो आपने देखा। उड़ीसा में एक अलग मॉडल अपनाया गया, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के लिए एक अलग मॉडल अपनाया गया, शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे के लिए। केसीआर को और अरविंद केजरीवाल को एक अलग मॉडल से, वही जांच एजेंसी वाले मॉडल से तंग किया गया। फिर जो सवाल राहुल गांधी मजबूती के साथ उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उठा रही है, ये क्षेत्रीय दल तमाम जुल्मों सितम को सहने के बावजूद उस मजबूती के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? दुकान तो इनकी लूट रही है। देखिए उसका कारण है, बहुत बुनियादी कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियों का, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का दो बेस है। एक तो पारिवारिक बेस है, उनके दादाजी, उनके पापा जी, वो खुद एक एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जैसे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से बाहर निकलते हैं उनका मटियामेट हो जाता है। परिवार टूटे, आपने देखा होगा कि कई परिवार है वो टूट गए, बिखर गए, उनके टुकड़े कई हो गए, तो उसके बाद वो राजनीतिक शक्ति नहीं रहे। एक वो हुआ। दूसरा ये है कि क्षेत्रीय पार्टी का वहीं तक असर है जहां तक उनकी चादर बिछी हुई है। जैसे डीएमके है, डीएमके की जो धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स है वो तमिलनाडु के बाहर धर्मनिरपेक्ष राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो कैंडिडेट चाहे कि बिहार में वो डीएमके के 2 कैंडिडेट वहां बिहार में खड़े कर दें, कौन उनको वोट देगा? अभी आप देखें ना कि अंतर्विरोध कितने ज्यादा है। शिवसेना है, बिहार के, यूपी के लोगों को शिवसेना हमला करती है, वहां कहती है तुम यूपी बिहार के लोग यहाँ से भागो। अब सवाल ये है कि अगर वो शिवसेना, भाई जब तक आप बिहार में नहीं आ रहे हैं आरजेडी के साथ सीटों का गठबंधन करने, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सीट शेयरिंग बिहार में शुरू हो जाएगी तो उसका बगावत कर देंगे लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग। तो ये जो है उनका अपने राज्य से बाहर कोई असर नहीं है। ममता बनर्जी का जो फेलियर हुआ, जिसकी आपने चर्चा की,
कि वो फेलियर इसलिए हुआ कि आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो जनाधार है वो वहां के बाहर है ही नहीं। आपने गोवा में अपनी किस्मत आजमाई, अभी आपने त्रिपुरा में अपने कैंडिडेट खड़े किए, असम में आपने कैंडिडेट खड़े किए, और आपने खड़े करके वहां जो कांग्रेस थी उसकी जड़ें काटी, उसके जनाधार का आपने वोट बैंक को खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि इसीलिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी बड़ी मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि देखिए, हमको जो खत्म करेगा वो पार्टी हमारे लिए चुनौती बनेगी जिसका राष्ट्रीय बेस होगा, जो हमें काउंटर करेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हमें काउंटर करेगी अमेरिका और ऐसे स्तर फोरम पर हमें एक्सपोज करेगी हमारी कमियों को, जो हमारे लिए जो देश में 40-50 साल राज कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी ममता बनर्जी की पार्टी से कोई पूछे, सपोज करो अखिलेश यादव की पार्टी से पूछे कि आपकी क्या विदेश नीति है, आरजेडी से कोई पूछे या डीएमके से कोई पूछे, तो सवाल ये है कि विदेश इस तरह के जो पॉलिसीज है, जो आर्थिक पॉलिसीज है, आप पूरे देश के बारे में सोचते हैं तो पूरे देश के बारे में कांग्रेसी एक विजन है, जो कांग्रेस देश की नीतियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में, इंटरनल पॉलिसीज के बारे में एक विहंगम वो उसका एक दृष्टिकोण होता है जो क्षेत्रीय पार्टियों का नहीं होता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार 2014 के बाद आपने देखा होगा, और जो आपकी तालिका बता रही है कि एक प्रोजेक्ट पर काम किया कि देखिए हमें पहले क्षेत्रीय पार्टियों को निगल जाना है, निगलना नहीं, इनके बेस को कैप्चर करके खुद वहां स्थापित हो जाना है। इसीलिए आपने देखा होगा पंजाब में गए, उन्होंने अकाली दल को निगला, वहां घुसपैठ की कोई नहीं पूछता था। उसके बाद वो देखिए आप महाराष्ट्र में घुसे, मुझे याद है महाराष्ट्र में कि जब जब ये बाला साहब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के फादर थे, वो जब पावर में थे तो ये किसी को पकड़ते थे कि हमारी मुलाकात करवा दो। तो सवाल ये है कि जब इन्होंने, जो हम चाहेंगे, हाँ, यही बाला साहब कहते थे, जो अंगुली बीजेपी अंगुली को पकड़ पकड़ा के वहां भाई। घुस गए, उसके बाद इन्होंने स्प्रिंटर ग्रुप्स को पकड़ने की कोशिश की, केवल ये फेल हुए हैं, तो ये डीएमके के साथ फेल हुए हैं, ये तमिलनाडु में फेल हुए हैं कि तमिलनाडु में इन्होंने देखो वाइस प्रेसिडेंट भी तमिलनाडु का बना दिया। क्या करेंगे, और अन्ना मलाई को भी पटाया किसी तरह कि तुम आ जाओ। वहां लोग, वहां की राजनीति में इनका बेस बन नहीं सकता। ये केरल में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, एक एमएलए जीता इनका। तो सवाल ये है कि जिस तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियों को निगलना एक भारतीय जनता पार्टी का एक लॉन्ग टर्म प्लान था, जब उनको लगा कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा है तो कम से कम चलो क्षेत्रीय पार्टियों से मुक्त करो देश को, और मुक्त करो इस शर्त पर कि उनको ग्रैब करके उनके बेस को कैप्चर करके वहां घुस जाओ। इसीलिए यही उन्होंने बिहार में किया। अब नीतीश कुमार की क्या दुर्गति की, नीतीश कुमार को घर के रहना घाट करे, उनके साथ दोस्ती की, उनका बेस हटाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर उसको उठा करके अपना एक प्यादा वहां बिठा दिया। तो ये जो चीजें हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एडवांटेज, भारतीय जनता पार्टी इसको मैं कहूंगा, लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, देश की राजनीति क्या दिशा, क्या टर्न कर लेती है, कोई जन आंदोलन होता है, यूथ का जन आंदोलन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, लेकिन सवाल ये कि कुछ अगर बदलाव होता है तो फिर उस बदलाव का भारतीय जनता पार्टी मुकाबला इसलिए नहीं कर पाएगी अब कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चाल को बखूबी समझ गई है। एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है उमाकांत जी कि ठीक है, कोई नई व्यवस्था जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय 1967 के बाद, 1967 के बाद दिखना शुरू हुआ, और 90 आते आते बहुत वो पीक पर पहुंचा जी। हर व्यवस्था के, हर सिस्टम के, हर बदलाव के प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, अच्छाई बुराई। अगर इसको इस देश के नजरिए से हम देखें तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ा, राजनीति में अलग अलग तबकों का, अलग अलग सामाजिक समूहों का सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन, भागीदारी उनकी बढ़ी। और अगर इसे आर्थिक आंकड़ों से हम मैच करने की कोशिश करें तो 1989 से 2014 के बीच का जो 25 साल है वो कोalition एरा जिसे हम कहते हैं भारत में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाली सरकारों का दौर। तो तमाम तरह की, ये परिवारवाद और तमाम भ्रष्टाचार भी बीच में आया, तमाम मुद्दों को देखते हुए यदि आप चले तो एक प्लस पॉइंट ये दिखता है कि चाहे वो क्षेत्रीय दल या थर्ड फ्रंट के दल सरकार को लीड करें, या कांग्रेस लीड करे, या भाजपा लीड करे, इस देश की जीडीपी की तरक्की की रफ्तार इन्हीं 25 सालों में सबसे ज्यादा रही। और जैसे ही फिर 56 इंच की छाती वाली 2014 में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आई, 272 से ज्यादा अकेले जीत कर आने वाली, इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जाने लगी। आपने देखा, सबने देखा।
तो सवाल यह है कि जो सिस्टम, जो कोalition era, जो डेमोक्रेटिक सेटअप, तमाम फैसले पार्लियामेंट में ही हो रहे हैं, तमाम फैसले सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, तमाम फैसले लोगों को दिख रहे हैं कि खूब बहस हो रही है। आप लोगों ने पार्लियामेंट को खूब कवर किया 89 से 2014 के बीच में, मतलब एक सांसद खड़ा हो जाए तो बहुत सारी चीजें दिखती थी। अब अचानक से जनता के बीच में जो चीजें लगने लगी कि कोई यूटोपियन कंडीशन की भाई भाजपा आ जाएगी, या मान लीजिए कांग्रेस ही 400 सीट लेकर के दोबारा आ जाए तो देश किसी और गोल्डन एरा में चला जाएगा, ये मानसिकता कैसे पनपी? 8-9% ग्रोथ लोगों को पच नहीं रहा था क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि वो एक प्लान था। देखिए लोगों को ऐसा, भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि वो ये सारी जो चीजें हैं काम करने की जरूरत नहीं है, रोज इस देश में रोजगार पर, इस देश में महंगाई पर बहस होगी, चर्चा होगी। आपने ये बताइए आप मेरे को कि किसी आरएसएस वाले को, किसी भारतीय जनता पार्टी वाले को पिछले 12 साल से, जब से वो पावर में नहीं, जब वो पावर में नहीं थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तब तो बहुत चर्चा करते थे। पिछले 12 साल से देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। नोटबंदी से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी वो खत्म हो गई। आपने पिछले 12 साल से, या आपके दर्शकों ने पिछले 12 साल में कोई सुना किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से महंगाई पर बात करते हुए, रोजगार पर बात करते हुए, क्षेत्रीय असंतुलन पर बात करते हुए, सड़क की बात, बिजली की बात, पानी की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात कहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जिस दिन ये बहस शुरू कर देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये, और आज की तारीख में भी आप किस तरह से ये एजेंडे को चेंज कर रहे हैं, किस तरह से आपको जब लगा कि राहुल गांधी खुल करके मैदान में है, वो पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर पिछले 5 साल से वो चिल्ला रहे हैं, यूथ को रोजगार दो, रोजगार दो, यूथ पॉलिसी की बात करो। लेकिन इनको लगा कि देखिए वो कॉकरोच वाला पार्टी, उन्होंने कहा कि 2 लाख, 2 सवा 2 करोड़ जो है इसके इंस्टाग्राम पे व्यूअरशिप हो गए, तो ये बिल्कुल तैयार हो गए। इन्होंने अपने सींगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या नेगोशिएशन किया, क्या नहीं किया, बिना किसी फोर्स के इन्होंने आराम से परमिशन दे दी। कॉकरोच पार्टी का 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। मुझे नहीं पता कि इस समय चल रहा है कि उठ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, ये संवेदनाओं से शून्य हैं। इनको लगता है कि जिस दिन इस देश की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, असली समस्याएं, जिस दिन वो मुख्य धारा में बहस उस पर होगी, लोग उस पर चर्चा करेंगे, जिन रोजगार पर चर्चा होगी, ये कहीं नहीं टिकेंगे। इसीलिए इस तरह के मुद्दे को आपने देखा होगा, नागरिकता का, सिटीजन जो पासपोर्ट का इश्यू आ गया है, ये पासपोर्ट, ये तो कानून में लिखा हुआ है। ये तो जो पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, उसमें लिखा हुआ है कि ये इसका हिस्सा नहीं है। ये तो ये हम, अगर आप शेख हसीना है, कल नागरिकता छोड़ती हैं वो बांग्लादेश की, वो कहते हैं मैं तो भारत के नागरिक बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ शरण लेना चाहती हूँ, तो भारत सरकार दे देगी। तो सवाल ये है कि ये प्रोविजन तो हमारे जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें लोगों ने इस पर चर्चा होकर के, मंथन करके बना कि फिर ऐसा ना हो। अलग ढंग से छेड़ा गया, सही बात है। लेकिन एक सवाल तो ये और भी उसको उठता है बड़े, सर, जी जी, बड़ा कैलकुलेटेड। तो ये सरकार नैरेटिव चेंज कर रही है, और नैरेटिव चेंज करने का ही तरीका है कि इस देश में जो वोट हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, वो जेन्युइन मुद्दों पर नहीं हो रहा है, वो हिंदू मुसलमान पे वोट हो रहा है, वो पैसे से लोग खरीदे जा रहे हैं। वो इलेक्शन के पहले 10,000 रुपए दे करके, महिलाओं को लालच दे के, किसानों को लालच दे करके कि आपके खाते में 600 रुपए महीने आ रहे हैं, 1,000 रुपए महीने आ रहे हैं। तो एक इस चीज वजह ये से है लोग चुनाव, उमाकांत जी, जी 2 सवाल मेरे भी बचे हुए हैं छोटे छोटे। पहला सवाल यह है कि अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले, ये क्षेत्रीय जी दलों का या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूप पार्टियों का जो गिरता हुआ स्तर है, या गिराया जा रहा है, या एक पूरा डिजाइन है, ईडी सीबीआई से तंग कराओ या जो भी करो, इस डिजाइन के तहत क्या अखिलेश यादव को भी ऐसा लगने लगा है क्या कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना, कोई भी मर्यादित अमर्यादित काम करना, उस हद तक बीजेपी जा सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत गई तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे देश में। ये अखिलेश यादव का बयान है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव नए दौर के नए नेता हैं, लिखे पढ़े हैं, शार्प हैं, और उनका जो फीडबैक का जो मुझे जानकारी है कि बड़ा जबरदस्त है। वो फीडबैक बहुत तेज ढंग से लेते हैं, और उनको ये पता लग गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर उन्होंने
वो कैप्चर हो गए, तो उत्तर प्रदेश में देखिए अगर परिसीमन हो गया तो 120 सीटें उत्तर प्रदेश की है। आपको 120 में से 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश से मिल गई, तो फिर तो क्या जरूरत है, फिर तो आपको 500 सीटें लानी है सरकार बनाने के लिए। 80 जब आप उत्तर प्रदेश से ले आओगे, बिहार आपने कैप्चर कर लिया, बंगाल आपने कैप्चर कर लिया, नॉर्थ ईस्ट आपने कैप्चर कर लिया, बाकी साउथ के 4 राज्यों को छोड़ करके तो सब आप कैप्चर कर लेंगे। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो पंजाब में भी कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है हो सकता है झारखंड और उड़ीसा में भी ये कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में भी एक बात बहुत साफ हो गया है कि यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, या कुछ भी हो जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, ये तय हो गया है। और भारतीय स्वतंत्र और जनता पार्टी निष्पक्ष ने चुनाव नहीं होंगे की बात आप कह रहे हैं, तो आखिरी जी सवाल लेते हैं। चूंकि कल एक बयान दिया है चंद्रबाबू नायडू ने, और वो जी सबके सामने वो बोले हैं, वो एक सरकारी कार्यक्रम में थे, वहां कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री मौजूद थे, डीके शिव कुमार से वो बड़े गर्मजोशी से मिल रहे हैं, रेवंत रेड्डी के साथ उनके क्या रिश्ते हैं सार्वजनिक तौर पे बता रहे हैं कि ऐसा है मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के लिए, तेलंगाना के लिए लड़ता है, और भाजपा के मंत्री वहां सुन रहे हैं। इस बैलेंसिंग एक्ट की नौबत ममता बनर्जी की पार्टी टूटने और नीतीश कुमार की पार्टी के एक तरह से बीजेपी की ही बी टीम बन जाने की स्थिति के बाद, यानी नायडू की बार्गेनिंग पावर के लगभग खत्म होने के बाद ही क्यों ये बोल चंद्रबाबू नायडू के निकल रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस ढंग से लेता हूं कि देखिए चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी पहले ये टीडीपी में ही थे, रेवंत रेड्डी टीडीपी में थे और चंद्रबाबू नायडू का खास आदमी थे। और ज्यादा दूर क्यों जाना, 2018 में तो कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर के चुनाव लड़ा। और अगर जगनमोहन रेड्डी इनको जेल नहीं भेजते तो हो सकता है कि ये इतने नहीं डरते। और जगनमोहन रेड्डी ने जब इनको जेल भेजा तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से भेजा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सेंटर में थी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो बीजेपी के कंट्रोल में थे ना, तो इन्होंने उसको ब्लैकमेल करा के, देखिए होता है ना कि जब ये बाकी ईडी सीबीआई वाला जो मुद्दा है कि ईडीआई आगे, अगले दिन आप ईडी सीबीआई लगा दी, अगले दिन आप वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर आ गए। तो वॉशिंग मशीन से तो धुल के बाहर आए, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है, क्योंकि इनको ईडी सीबीआई ने जब बंद किया, इनकम टैक्स लगाया और इनको जेल में डाला, तो आशीर्वाद अमित शाह के और मोदी के आशीर्वाद के बिना जगनमोहन रेड्डी की हिम्मत थी चंद्रबाबू नायडू को 3 महीने जेल में डालना? तो सवाल तो ये है कि उसी उसी वॉशिंग मशीन से चंद्रबाबू नायडू भी निकले। अब उन्होंने तारीफ कर दी तो रेवंत रेड्डी तो उनका चेला है, खास चेला तो है। क्या लेकिन उनके अब यह है ऊपर कि भी मैं, लग रहा है क्या कि जैसे बाकी राज्यों से क्षेत्रीय दलों का सफाया कर दिया गया, अगला नंबर उनका भी तो नहीं है? इसीलिए इसी डर के मारे तो भाजपा के वहां साथ कोई अलग नहीं टीम हो रहे हैं। प्ले तो नहीं खड़ा कर दिया जाएगा, वहां कोई नहीं नहीं, विजय तो वहां खड़ा नहीं वहां कर दिया देखिए, जाएगा। वहां पवन कल्याण एक जो है वेटिंग चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने रखे हुए हैं, पवन कल्याण, जो तेलुगु फिल्मों के हीरो हैं। और पवन कल्याण जो है बड़े पॉपुलर हैं, वहां के फिल्मों, तेलुगु फिल्मों के हीरो हैं, और वो हिंदुत्ववादी भी, भारतीय जनता पार्टी की लाइन का समर्थन करते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को ये लगता है कि देखिए अगर मैंने बीजेपी को छोड़ा तो क्या करेंगे, पहले मेरी पार्टी तोड़ेंगे, जैसे इन्होंने बाकी रीजनल पार्टी तोड़ी है, और मेरी पार्टी तोड़ करके ये जो है सारी जगनमोहन उसकी पवन कल्याण की पार्टी में मिला लेंगे। और जो मेरे बेटे के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है मेरा, मैं देख रहा हूं कि 2028 में, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2028 में चंद्रबाबू नायडू हर हालत में वो शिफ्ट कर जाएंगे नेशनल पॉलिटिक्स में, या वो कोई दांव चलेंगे। वो क्या ऑफर होगा उनको, उसका अपोजिशन से ऑफर हो, क्या कहां से ऑफर हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री के ताजपोशी के लिए बिल्कुल अपने को तैयार कर रहे हैं कि बेटे को मुख्यमंत्री की ताजपोशी करा दूं और मैं वहां से एक राष्ट्रीय राजनीति में चला जाऊं। राष्ट्रीय राजनीति में वो 78 साल की उम्र में क्या करेंगे, 79 ईयर्स की उम्र में क्या करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री पद की कोई ऑफर होगी उनको, क्योंकि वो ऐसे बड़ी जिसको बात आप कहते हैं कह रहे हैं, अवसरवादी नेता है, लोकसभा 29 में है, 28 अवसरवादी में उनको नेता। प्रधानमंत्री की ऑफर का कौन दे जी देगा जी 28 में? जी, नहीं नहीं, अवसरवादी, देखिए जो अवसरवादी है, आज चंद्रबाबू नायडू एक अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी नेता है। वो जिस तरह से गुणगान कर रहे हैं, जिस तरह से परिसीमन, ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बीजेपी संविधान के खिलाफ कर रही है। ये पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए जिसको बाहर से महिला आरक्षण का नाम दिया गया, लेकिन भीतर से परिसीमन का बिल था। उसमें उन्होंने दक्षिण भारत के अपने राज्य की जनता के हितों को का कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है तो क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि उससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट नेता आज की तारीख में नहीं है। ऐसा नेता को कल ऑफर मिली तो वो तो प्रधानमंत्री है, कुछ भी बनने को तैयार है, लेकिन उनको ऑफर, वो तब तक मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक उनको ये नहीं पता लगेगा कि अपोजिट पार्टी में ठोक पीट करके
280 सीटें हो गई हैं इसी लोकसभा में। मैं बता रहा हूं आपको, इसी लोकसभा में जिस दिन उनको पता लगेगा कि 280 अपोजिशन के पास हो गई है, 300 सीटें हो गई है, चंद्रबाबू नायडू अपना बोरा बिस्तर लेकर के स्विच ओवर कर जाएंगे। क्योंकि आज जो उनकी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी में रहना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, इसलिए वो भाजपा को छोड़ नहीं रहे हैं। और मैं ये भी दावा कर सकता हूं कि आखिर तक जब सारे छोड़ के चले जाएंगे तभी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सारी आपूर्ति हो रही है, उनको पैसा मिल रहा है, सेंटर से पैसा मिल रहा है। और अभी उनको पता है कि जो टेम्परेरी नहीं अरेंजमेंट तो हुआ है, क्या ये जो पैसा अब मिलेगा, जब अब बीजेपी ने एक वैकल्पिक इंतजाम कर लिया ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ के, या शरद पवार की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की तैयारी चल रही है? देखिए बीजेपी अब ऐसा दुस्साहस नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरों की पार्टी तोड़ रही है। अरे भारतीय और जनता अपनी पार्टी पार्टी को में तो ले भी तोड़ेगा नहीं रही थोड़ी। है, नहीं नहीं, अपनी पार्टी अपनी में नहीं ले पार्टी में रही उसका है, अलग किसी कारण है। और की दुकान उसके में, किसी और के गोदाम में भर रही आ- है। आपको पता है कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको कोई भारतीय जनता पार्टी ने नेता थोड़ी बनाया था। उनको तो भारतीय जनता पार्टी के पर भरोसा होता है, तो वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाते। वहां तो 3 लोग पहले से तैयार थे कि भाई इन तीनों में से 2 को प्रधानमंत्री बनाओ आप, और इनको आप टॉप मिनिस्ट्री दो, जिसमें नितिन गडकरी थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान थे, और एक आध और नेता थे। तो इन लोगों को आप टॉप में रखिए। और लेकिन ये पता लग गया था मोदी को कि ये मेरी घेराबंदी करने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी की पार्टी नहीं बुलाई, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं बुलाई। ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में कि ये प्रधानमंत्री किस तरह से बना हुआ है, जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं हुई और सीधा एनडीए की बैठक करवाई इन्होंने। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और ये अब ये जो गोडाउन भर रहे हैं ना, ये पार्टियों का दूसरे का गोडाउन भर रहे हैं, वो गोडाउन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है कि ये जो पार्टियां तोड़ने का तोहमत हम पे नहीं लगेगी। हम कहेंगे साहब दूसरी पार्टी टूटी और दूसरी पार्टी शामिल हो गई, हमें कि हम तो है ही नहीं कहीं, जबकि सारा काम ये कर रहे हैं, ये खरीद फरोख्त का सारा इंतजाम ये कर रहे हैं, इनके मंत्री उनके साथ दल बदलों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये तो एक किस्म से देश की आंखों में, नहीं, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उमाकांत जी, मैं चंपा, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चंपारण से आता हूँ, और पश्चिमी चंपारण 80 के दशक में हम लोगों ने सुना है कि दस्यु गिरोहों के लिए बदनाम था, अपहरण जी उद्योग चलता था, जी और अपहरण करने वाला व्यक्ति या गिरोह अपने घर में नहीं रखता था, दूसरे जी। कहीं दूसरी जगह पे रखता था। तो वही मॉडल आप जो यस, कह रहे हैं वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बड़ा वही। सवाल ये है, और असली सवाल यही है कि इस देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो दिया गया, लेकिन हकीकत में वो गैर कांग्रेसी दलों से देश को मुक्त कराने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा का पूरा मॉडल तैयार किया, उसको 10-12 सालों में अच्छे तरीके से उसे क्रियान्वित किया है। और उस क्रियान्वयन का नतीजा है कि आखिर किससे छीना गया, किस राज्य को? महाराष्ट्र को कांग्रेस से नहीं छीना गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी से, वो मुख्यमंत्री थे, उनसे छीना गया। बिहार में नीतीश कुमार थे, वो कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनसे छीना गया। ठीक इसी तरह से उड़ीसा को नवीन पटनायक से छीना गया, बंगाल को ममता बनर्जी से छीना गया, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से छीना गया। ये मॉडल जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव से छीना गया। ये मॉडल जो देश के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस मॉडल में अब गिनती के राज्य बचे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब भगवंत मान का, इसके साथ साथ झारखंड हेमंत सोरेन का वो किसी तरह किला बचाए हुए हैं, उन्हें भी जेल भेजा गया था। और एक चंद्रबाबू नायडू का जो बैलेंसिंग एक्ट करते दिख रहे हैं, और एक तमिलनाडु में जो नए नए आए हैं विजय, वहां भी स्थापित राजनीतिक दलों के हाथ से सत्ता निकल गई है। सियासत निकली है डीएमके या एआईडीएमके के हाथ से, या नहीं निकली है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में एब्सोल्यूट कंट्रोल की तरफ, पूर्ण नियंत्रण की तरफ बढ़ रही है, तो उसके पीछे गैर कांग्रेसवाद नहीं, बल्कि उसके पीछे क्षेत्रीय दलों को किसी कीमत पर खत्म करो। और ईडी के डायरेक्टर को एक दौर में ऐसा भी आया था जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हटाया गया, अन्यथा एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन ईडी के डायरेक्टर को दिया जा रहा था, ईडी चीफ को दिया जा रहा था। मौजूदा दौर में क्या लोकतंत्र भी ईडी तंत्र बन गया है? क्या लोकतंत्र भी बहुदलीय व्यवस्था, जो इस देश के संविधान की मूल आत्मा में से एक मानी जाती है, उस बहुदलीय व्यवस्था के ऊपर एक कुठाराघात इस रूप में किया गया, जिसमें सत्ता सिस्टम गुजरात लॉबी इस ढंग से अपने हाथ में रखे, इसमें कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरा राजनीतिक दल सामने से दिखाई ना दे। ये स्थितियां जब इसके अंदर बन रही है, तो उस परिस्थिति में
वाकई 2014 में जनता ने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर विमर्श की कोशिशें अब राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के स्तर पर ही देखने को मिल सकती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए और देश की राजनीति में पल पल हो रहे बदलाव और कितने साइलेंट तरीके से, शांति से इतना बड़ा बदलाव 10-12 सालों में कर दिया गया, उस पर चर्चा के लिए उमाकांत लखेड़ा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।